सर मैं निर्दोष हूं सर। मैंने किसी का खून नहीं किया सर। जानते हो ये क्या है? डीएनए रिपोर्ट है सर। फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, और फिर भी तुम चाहते हो कि मैं मान लूं कि तुम निर्दोष हो, तुम गुनहगार नहीं हो। सर आपने हमेशा हमें यह सिखाया सर कि सच से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है सर। इस केस की भी यही सच्चाई है सर। मैंने किसी का खून नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूं। अगर तुमने खून नहीं किया है तो फिर तुम्हारा खून उस हथियार पे कैसे पंकज? मुझे नहीं पता सर। कैसे नहीं पता तुम्हें? हा? ये जो तुम्हारे हाथ पर चोट लगी है, ये जो खून का निशान है, वो चीख चीख के कह रहा है कि गुनहगार तुम ही हो पंकज, तुम हो। सर मैंने आपको बताया था सर, मैं ऑटो से जब ब्यूरो आ रहा था सब तब कटा था सर। सर ये भी हो सकता है कि कोई पंकज को फंसाने की कोशिश कर रहा हो। पंकज, इस आदमी ने तुम्हारा हाथ काटा था, शायद वही तुम्हारे खून का सैंपल लेके गया हो क्राइम सीन पे डालने के लिए। सर नहीं सर, सैंपल नहीं हो सकता उसके पास। उसने जैसे ही मेरा हाथ काटा था सर तो वो चला गया था और खून तुरंत नहीं आया था सर, थोड़ा टाइम लगा था। उसके पास मेरा सैंपल नहीं हो सकता सर। अगर तुम्हारा खून किसी ने नहीं दिया तो फिर तुम्हारा खून क्राइम सीन पर सिर्फ एक ही तरीके से जा सकता है पंकज, और वो भी तब जब तुम वहां खून करने गए थे तब। ये क्या बात हुई सर? अगर पंकज को झूठ बोलना होता, हमें गुमराह ही करना होता तो ये बोल सकता था कि इसका सैंपल कोई लेके चला गया है, मगर इसने सच बोला। इसका सच कोई मायने नहीं रखता क्या सर? हाँ अभिजीत, सच बहुत मायने रखता है, लेकिन फिलहाल इस केस का सच यही है कि इस खून का एक ही सस्पेक्ट है, और वो है पंकज। मैं तुम्हें सीआईडी से सस्पेंड कर रहा हूं। सर मेरा यकीन कीजिए सर, मैं सच कह रहा हूं। मैंने खून नहीं किया, मुझे मेरे पिताजी की कसम है सर। पंकज, तुम्हारी गन और बैच। सर, एक बेटा अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसकी झूठी कसम कैसे खा सकता है सर? मैंने तुमसे नहीं पूछा फ्रेडी। गन और बैच।
गलत हो रहा है, एकदम गलत हो रहा है। नो ऑफेंस सर, लेकिन आप हम सब पे ऐसे हमेशा शक नहीं कर सकते। ये तुम क्या कह रहे हो अभिजीत? क्या गलत कहा मैंने? जब भी कभी किसी सीआईडी ऑफिसर के ऊपर झूठा इल्जाम लगता है, आप हम पे कभी भरोसा नहीं करते। ये तुम क्या बोल रहे हो अभिजीत? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हमारी भी थोड़ी बहुत उम्मीद है सर आपसे। आपके एक इशारे पे जान देने को तैयार खड़े रहते हैं हम लोग। तो क्या इतनी सी उम्मीद रखना गलत है कि हमारे बुरे वक्त पे आप हमारा साथ देंगे, हम पे भरोसा रखेंगे? तो क्या मैं साथ नहीं दे रहा? सच जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं? सच के इस सफर में आपने कई बार हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है सर, हमारे फर्ज, हमारी वफादारी पे शक करके। जब मुझ पे झूठे इल्जाम लगे थे, आपने मुझ पे भरोसा नहीं किया था। और जब तक अभिजीत निर्दोष साबित नहीं होता, उसे जेल में ही रहना होगा। जब दया पे झूठे इल्जाम लगे, आपने इस पे भी भरोसा नहीं किया। मगर शायद आप ही एक बात भूल गए, एक बार आप पे भी ऐसा झूठा इल्जाम लगा था। उस वक्त हम में से किसी ने भी आप पे शक नहीं किया था, बल्कि एक मजबूत दीवार बनकर सामने डटे खड़े रहे थे ताकि आपके ऊपर आंच ना आ सके। तो क्या आप वो हमारी हिम्मत, वो ताकत नहीं बन सकते सर? अभिजीत, मुजरिम से भी ज्यादा खतरनाक होता है एक इमोशनल सीआईडी ऑफिसर। तुम इमोशनल बन गए हो अभिजीत। मैं तुम्हें इस केस से हटा रहा हूं। दया, पूर्वी, अब से पंकज की केस तुम दोनों इन्वेस्टिगेट करोगे, सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों। ठीक है सर। अब आपको मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं रहा कि मैं इस केस को न्यूट्रल तरीके से देख पाऊंगा भी या नहीं। इतने साल की ड्यूटी का ऐसा मेडल तो किस्मत वालों को मिलता है। थैंक यू सर। अपनी पीठ मेरी तरफ करके खड़े हो जाओ। चलो ये भी करके देख लेते हैं। आप आ गए सर? मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आप देखिए वहां फाइल पड़ी है, उसमें पूरा फाइनेंशियल प्लान पड़ा हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगा। अरे ये तो नकली है। हेलो एसीपी प्रद्युमन। कब? अच्छा ठीक है।
दया, अभिजीत, विक्रम विजय का खून हो गया। विक्रम विजय, वो हवाला कांड वाला सर? वही विक्रम विजय आज तक कानून से बच के भाग रहा था। आज उसका कत्ल हुआ उसके ही घर में। एक न एक दिन तो ये होना ही था सर, इतने सारे दुश्मन पाल रखे थे उसने। सर रियली सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया। क्या बात है पंकज, कहाँ रह गए थे तुम? सर वो डैड का श्राद्ध था सर, आज मंदिर गया था सर पूजा करना। ठीक है, और ये हाथ में क्या हुआ? अरे सर ये आते हुए लग गया, मामूली चोट है, इतना जोर से नहीं लगा सर। ठीक है, तैयार हो जा, एक मर्डर केस आया हुआ है। अब ये इसका मर्डर हुआ है विक्रम विजय का। CID? जी हाँ। सर मैं गोपाल हूँ, विक्रम सर का मैनेजर। ये तीनों कौन? ये मोहित, विशाल और ये राघव है, ये सर के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। और आप? ये विक्रम सर की वाइफ हैं, मधु मैडम, और बाकी सब स्टाफ है। बॉडी कहाँ है? सर बॉडी अंदर है। ये गर्दन पे वार किया है और पेट और छाती पे भी मारा है। वो नहीं पक्का करना चाहता था कि किसी भी तरीके से ये बचने ना पाए। लगता है इससे हमला किया है इस पे। विक्रम के फोन पे आखिरी मैसेज किसी अननोन नंबर से आया। अपनी पीठ मेरी तरफ करके खड़े हो जाओ। पीठ मेरी तरफ, मतलब वो आदमी इसको अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता था क्या? ये देखिए सर, फुलदान में से मुझे क्या मिला है? ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस। ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस? इस कमरे में जो भी बात हो रही थी वो कोई सुन रहा था। मैं उसका नाम तो नहीं जानती, पर वो जिस तरीके से तैयारियां करवा रहे थे उस हिसाब से तो लग रहा था जैसे वो उनका बहुत खास क्लाइंट हो और वो सिर्फ विक्रम से ही मिलना चाहता था। ये क्लाइंट विक्रम के कांटेक्ट में आया कैसे? सर मेरी वजह से। उसने मुझे पहले कांटेक्ट किया था। वो विक्रम साहब का पूरा इतिहास बहुत अच्छी तरह से जानता था और विक्रम सर उसके इस होमवर्क से बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने मुझसे मीटिंग फिक्स करने के लिए कहा। तो आप उससे पहले मिले थे? नहीं सर, उसने कॉल किया था और वो भी प्राइवेट नंबर से। तो आप लोगों ने मीटिंग से पहले पूरी तैयारी कर ली थी? हाँ जी सर। उस कमरे को अच्छी तरह से चेक कर लिया था? हाँ। तो फिर ये ऑडियो की रिकॉर्डिंग डिवाइस ये कमरे में कैसे पहुंची? सर ये कहाँ से आया? फ्लावर में। फ्लावर पॉट में? वो तो तूने चेक किया था ना मोहित? मैंने चेक किया था सर, लेकिन मुझे फ्लावर पॉट में दिखा नहीं था।
दिखा नहीं था? जी नहीं। अच्छा, ऐसे कैसे दिखा नहीं था? ब्यूरो चल, वहां पे अच्छे अच्छे को दिखने लगता है। मोहित पे नजर रखना। गोली में चलाना। कैलाश सर? हाँ, कौन है ये? सीबीआई ऑफिसर है कैलाश जी। कैसे है सर? बढ़िया। क्या बात है सर, आपने अचानक रास्ता रोक लिया? अभिजीत, मुझे वो आदमी चाहिए जो तुम्हारी सीआईडी की गाड़ी में बैठा है। मोहित? वो हमारा मुजरिम है सर, हम उसे ब्यूरो ले जा रहे हैं इंटरोगेट करने के लिए। नहीं अभिजीत, वो मुजरिम नहीं है, एक सीबीआई अफसर है। क्या करें आप? ये मोहित सीबीआई ऑफिसर है? मगर सर ये तो वो गार्ड की नौकरी कर रहा था विक्रम के। दिखावा, सच को छिपाने के लिए। कैसा सच? मोहित एक अंडरकवर है और मेरे कहने पर वहाँ ड्यूटी कर रहा था, और मेरे कहने पे ही उसने विक्रम के वहाँ वो रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाई थी, और इसीलिए कुछ भी बताने से मना कर रहा था। ये अंडरकवर है, मर जाएगा मगर प्रोटोकॉल नहीं तोड़ेगा। नहीं ठीक है सर, वो एक्चुअली थोड़ी बहुत पूछताछ करनी पड़ेगी, खून का मामला है, जस्ट जनरल बातचीत। और हमें वो ऑडियो रिकॉर्डिंग मिल सकती है सर? हम जानना चाहते हैं कि खूनी और विक्रम के बीच क्या बात हुई थी। आप आ गए सर? मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आप देखिए वहां फाइल पड़ी है, उसमें पूरा फाइनेंशियल प्लान पड़ा हुआ है, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगा। ये नोट तो नकली है। सर, ऐसा लगता है कि विक्रम विजय खूनी को जानता है, इसलिए खूनी ने उसे अपना चेहरा देखने ही नहीं दिया। और जैसे ही विक्रम को पता चला कि जो पैसे उसे दिए गए वो नकली हैं, खूनी ने उसे मार दिया और बैग लेके चला गया। एक काम करते हैं, इस मोहित से अंडरकवर कॉप से पूछताछ करते हैं। I'm sorry सर, ये केस अभी तक बंद नहीं हुआ है, इसलिए अगर मैं आप लोगों को कुछ भी और बताता हूँ तो वो प्रोटोकॉल का उल्लंघन होगा, विच आई डोंट वांट। देखो मोहित, मैं तुम्हारे प्रोटोकॉल की इज्जत करता हूँ, मगर कोई तो ऐसी चीज होगी ना जो तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान तुम्हें मिली हो, मगर तुम्हारे प्रोटोकॉल के दायरे में होने के बावजूद भी तुम हमें बता सकते हो। कुछ तो बताओ जिसके जरिए हम खूनी तक पहुंच सके। मैं आप लोगों को केवल इतना बता सकता हूँ कि पिछले काफ़ी सालों से सीबीआई इस विक्रम विजय के पीछे लगी हुई थी। आज से 15 साल पहले, सन 2002 में सीबीआई ने एक अंडरकवर ऑफिसर को भी विक्रम विजय के पीछे लगाया था, कुछ खास सबूत इकट्ठा करने के लिए, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ और अनफॉर्चुनेटली हमारे वो ऑफिसर मारे गए। एक मिनट, नाम क्या था इस ऑफिसर का? इंस्पेक्टर अधिराज। इंस्पेक्टर अधिराज। इस बोतल पे जो खून है, इस खून में विक्रम की डीएनए के अलावा किसी और का भी डीएनए। विक्रम के डीएनए के अलावा किसी और का भी डीएनए है? मेरे कहने का मतलब है कोई और भी था। कौन था सालुंखे? तो अपने क्रिमिनल डाटाबेस में कंपेयर करके देखा, मैच करके देखा तूने? उसकी जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत नहीं पड़ी का क्या मतलब है सालुंखे? किसका डीएनए है वो? वो डीएनए पंकज का है। व्हाट? वो डीएनए पंकज का है? हमारे पंकज का? हमारे पंकज का। यार ये कैसे हो सकता है? सीआईडी ऑफिसर पंकज, सीआईडी ऑफिसर पंकज खून कर सकता है? हमारा एक ऑफिसर खून है। लेकिन सर पंकज खून क्यों करेगा? वही तो, सीआईडी ऑफिसर खून क्यों करेगा? सर, विक्रम के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस को एक लावारिस मोटरसाइकिल मिली है सर। किसकी मोटरसाइकिल है वो? सर वो पंकज की है। लगा मुझे। क्या मतलब?
पंकज की बाइक पड़ी है वहां पे और आप लोगों को हैरानी नहीं हुई? विक्रम विजय जिसकी मौत हुई है आज, 15 साल पहले अधिराज जी, पंकज के पिता, एक अंडरकवर कॉप, बॉडीगार्ड बन के विक्रम विजय के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे और उसी दौरान वो मारे भी गए। मतलब सर, पंकज को ये लगता है कि उसके पिताजी की मौत के पीछे विक्रम विजय का हाथ था और इसीलिए उसने अपने पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए। पंकज कहाँ है? अरे सर, आप लोग? यही सवाल तो हम भी तुमसे पूछने वाले थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो बीमार थे ना? अरे सर, बाइक चोरी हो गई थी मेरी। ये सामने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराने आया था। ये देखिए। हमें पता है तुम्हारी बाइक कहाँ है। आप लोग को कैसे पता सर? तुम्हारी बाइक विक्रम विजय के घर के पास मिली है। वही विक्रम विजय जो तुम्हारे पिता का खूनी है। जब ब्यूरो में एसीपी साहब ने बताया कि विक्रम विजय का खून हुआ है तो तुम्हें पता था ना कि वही विक्रम विजय है? हाँ सर। अरे तो ब्यूरो में क्यों नहीं बताया तुमने? तुम्हें बताना चाहिए था ना कि विक्रम विजय तुम्हारे पिता का खूनी है। सर, डैड का श्राद्ध था सर। मंदिर से ब्यूरो आ रहा था, उनके बारे में सोच रहा था, ये न्यूज आ गई। एकदम हिल गया था सर, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। और ये हाथ जो तुम्हारा कटा हुआ है, एग्जैक्टली हुआ क्या था? सर, ये तो जब मैं मंदिर से ऑटो पकड़ के आ रहा था। क्यों सर? तो एक अनजान आदमी ये घाव देके चला गया, यूं ही बेवजह। सर, मैं जानता हूँ यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सच यही है सर। पंकज यार, तुम तो हमेशा बाइक पे ब्यूरो आते थे ना, अचानक ऑटो में कैसे आया? अचानक नहीं सर, मेरी बाइक तो 2 दिन से खराब पड़ी है। तो तुम्हारी खराब पड़ी हुई बाइक कोई लेकर गया, उसने उसे रिपेयर करवाया और ठीक होने के बाद उसे एक लावारिस जगह पे छोड़ दिया। वो भी संयोग से एक ऐसे इंसान के घर के पास छोड़ दिया जिसका आज ही खून हुआ और जो तुम्हारे पिता का खूनी भी है। सर, आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं? आप लोग को लग रहा है उस विक्रम विजय को मैंने मारा है? अगर ये पंकज अपने घर से विक्रम के घर पे गया होगा तो वो यहाँ इस जंक्शन से गुजरा होगा। सर, सिग्नल पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इस सीसीटीवी कैमरा के फुटेज से पता चल जाएगा कि पंकज यहाँ से गया था उस बाइक पे या कोई और था वो। एक मिनट रिवाइंड करना, पॉज कर। सर, ये देखिए कि पंकज की तरह नहीं लग रहा है। बाइक का नंबर है XYA 4784। सर, पंकज की बाइक का नंबर भी यही है। पूर्वी, ये पंकज इतनी लापरवाही तो नहीं कर सकता कि एक जुर्म करने के लिए जाते वक्त सड़क पे एक और जुर्म करे, सिग्नल तोड़ने का। जरूर कोई है जो पंकज को फंसाना चाहता है और उसी ने ये सिग्नल भी तोड़ा है ताकि हमारा जो शक है पंकज के ऊपर वो और मजबूत हो जाए। मगर सर, पंकज को कौन फंसाना चाहेगा? शायद उसका कोई पुराना दुश्मन। सर, मेरा ऐसा कोई पुराना दुश्मन नहीं है जो मुझे फंसाने के लिए ऐसी साजिश रचेगा। सर, पंकज, दिमाग पर जोर डालो, कोई तो होगा। देखिए सर, अगर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है तो फिर ये खून तुमने ही किया है। तुमने अपने पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए, और वो भी उनकी बरसी के दिन। सर, मेरा बदला लेने की कोई मेंटालिटी नहीं है सर। मैं खूनी नहीं हूं सर, मैं एक CID ऑफिसर हूं। जहां तक पिताजी की बात है सर,
मैंने तो उन्हें ठीक से देखा भी नहीं। सर मुझे तो ऐसा कुछ याद भी नहीं है जो उन्होंने हमारे साथ कोई अच्छा टाइम स्पेंड किया हो या हमारे साथ रहे हो। सर उन्हें तो फर्क भी नहीं पड़ता होगा कि उनका कोई बेटा है जिसे उनकी जरूरत भी है। सर मतलब तुम्हारे पिताजी के साथ तुम्हारे संबंध अच्छे नहीं थे? सर वो एक अंडरकवर कॉप थे सर। वो ज्यादातर अपने काम में ही बिजी रहते थे। घर गृहस्थी परिवार बच्चे इनसे उनका कोई लेना देना नहीं था सर। मुझे तो सिर्फ मेरी माँ ने पाला है सर। लेकिन फिर भी पंकज, तुम्हारी अपनी पिताजी के साथ कुछ ना कुछ तो यादें जुड़ी होंगी ना? कुछ भी? बस सर थोड़ा सा याद है मुझे सर। मुझे मेले में ले जाते थे सर वो, मगर मेले में ले जाने से पहले सर वो मुझे हॉस्पिटल ले जाते थे हमेशा। हॉस्पिटल में? वो क्यों? शायद बचपन में वो बहुत बीमार रहता था और वो हॉस्पिटल ले जाते थे और मुझे बहुत दर्द होता था सर। दर्द? पंकज, कहाँ दर्द होता था? सर पीठ में, यहाँ पे सर। पीठ में? पंकज, डॉक्टर क्या करते थे पीठ में? नहीं सर, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा सर। याद करो पंकज, याद करो। सोचो क्या करते थे? तुम्हारी पीठ में इंजेक्शन लगाते थे या पीठ में से खून निकालते थे? क्या करते थे? याद करो। सर 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 ड्रिल मशीन से कुछ करते थे सर हॉस्पिटल में। क्या कहा? ड्रिल मशीन से? और उसके बाद तुम्हें पीठ में दर्द होता था? बहुत दर्द होता था सर। मैं हफ्तों तक सीधे बैठ भी नहीं पाता था। और फिर घर जाने के बाद तुम्हें नींद सी आती थी? कुछ अजीब सा लगता था? चक्कर आता था? हाँ सर। सर मेले में भी जब मैं घूमने जाता था तो नींद में ही रहता था सर। ऐसे चक्कर आते रहते थे सर बस। लेकिन सर इस बात का इस केस से क्या लेना देना? लेना देना है बॉस। मुझे लगता है इसके पिताजी ने इसकी बहुत छोटी उम्र में इसका बोन मैरो डोनेट करवा दिया था। लेकिन सर बच्चों का बोन मैरो डोनेट करवाना तो गैर कानूनी है ना? गैर कानूनी है, लेकिन मुझे लगता है बॉस पैसे की वजह से या किसी भी और वजह से उस डॉक्टर ने इसके पिताजी के लिए ये सब कुछ किया था। वो ठीक है सर, लेकिन मेरी समझ में अभी भी ये नहीं आ रहा है कि इस बात का इस केस से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ऐसे है पूर्वी कि कई बार जब बोन मैरो डोनेट किया जाता है तो जिसे बोन मैरो डोनेट किया जा रहा है उस व्यक्ति को ह्यूमन काइमेरिज्म हो जाता है। ह्यूमन काइमेरिज्म? ये क्या है सानकू साहब? यूं समझो कि जिस व्यक्ति को बोन मैरो डोनेट किया जा रहा है उस व्यक्ति के शरीर में 2 डीएनए पैदा हो जाते हैं। एक डीएनए वो जो उसका खुद का है ओरिजिनल, और दूसरा डीएनए वो जो बोन मैरो जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है उसका। इसका मतलब है सर पंकज का बोन मैरो जिसे मिला शायद उसके खून में भी ये पंकज का डीएनए शामिल है। एग्जैक्टली दैट। बस मुझे लगता है कोई बहुत ही खास होगा वो जिसके लिए पंकज के पिताजी ने ये सब कुछ किया। कोई ऐसा खास आदमी जो पंकज के पिताजी इंस्पेक्टर अधिराज के बहुत ही करीब था और उसकी मौत का बदला लेने के लिए उसने ये खून कर डाला। पर कौन? हाय सर। हेलो अभिजीत। हाय दया, कैसे हो? गुड। सॉरी आपको यहाँ ऐसी जगह पे बुलाना पड़ा। अभिजीत, जो इन्फॉर्मेशन तुमको चाहिए थी वो ना तो सीआईडी ऑफिस में दी जा सकती थी और ना मेरे ऑफिस में। थैंक यू सर आपकी मदद के लिए। पंकज एक ईमानदार ऑफिसर है सर, और आपकी मदद से शायद हम उसकी बेगुनाही साबित कर पाए। अभिजीत, तुम्हें याद है एक खतरनाक मुजरिम था राका, उसको पकड़ने में तुमने मेरी मदद की थी, तो समझ लो मैं उसी का बदला चुका रहा हूं। दोस्ती में बदले नहीं चुकाए जाते सर। एक्चुअली हमें पंकज के पिता इंस्पेक्टर अधिराज जी के बारे में जानकारी चाहिए, जितनी भी आप दे सकें। आपने
काम किया है ना इंस्पेक्टर अधिराज के साथ? हाँ दया, अधिराज बहुत ही ईमानदार अफसर था और बहादुर भी। मुझे तो ये कहने में गर्व होता है कि हमने एक साथ काम किया। सर एक्चुअली हमें ये पता करना था कि उनके अंडरकवर मिशन के दौरान उनके कभी किसी से कोई खास रिश्ते बने थे। I mean, कोई नया परिवार, ऐसा कुछ। अभिजीत, ये जो अंडरकवर की दोहरी जिंदगी होती है, मुश्किल होता है जीना। एक पुलिस वाला भी तो इंसान ही होता है ना, और उसे भी वो चौकट कभी कभी नहीं लगनी चाहिए जो वो लांग गए। मतलब उनको भी किसी से प्यार हुआ था? उनका कोई दूसरा परिवार भी था? हाँ, अधिराज की दूसरी पत्नी बच्चे को जन्म देने के बाद गुजर गई। ओह, और अधिराज जी की मौत के बाद इस दूसरे बच्चे का क्या हुआ? ये राज हमेशा राज ही बना रहा कि अधिराज ने उस दूसरे बच्चे को कहाँ रखा, कैसे पाला, और वो बच्चा कहाँ गया, कभी किसी को नहीं मिला। और ये जो बच्चा है दूसरी शादी से, क्या उम्र रही होगी उसकी? ये पंकज से कोई 2-3 साल बड़ा होगा। शादी पंकज की माँ से पहले हुई थी, पर बच्चा दूसरी बीवी से पहले हुआ था। शायद उसे कोई बीमारी होगी जिसकी वजह से अधिराज जी ने पंकज का बोन मैरो उसे दिलवाया होगा। और अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए खून शायद पंकज के सौतेले भाई ने किया है। पर अब सवाल ये उठता है कि पंकज का ये सौतेला भाई है कौन और अभी कहाँ है? मुझे कुछ अंदाजा हो रहा है कि क्या हुआ होगा उसके साथ। कैलाश जी, हमें एक मदद और चाहिए। इस अंडरकवर मिशन के दौरान और कौन कौन लोग थे आपके साथ, उन सब की जानकारी चाहिए, और अधिराज जी की पूरी कुंडली भी। अभिजीत, ये जरा मुश्किल होगा। जानता हूँ सर, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन किसी की बेगुनाही साबित करनी है, और आप यकीन रखिए सारी इंफॉर्मेशन हमारे बीच में रहेगी, बस। ओके। और कितना इंतजार करना पड़ेगा? ये लोग टाइम पे आते क्यों नहीं? अरे यार, आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। अरे मुझे आज ही पूरा पैसा चाहिए। अरे मुझे निकलना है इस शहर से आज ही। तेरा हिसाब तो मैं आज, अभी और इसी वक्त चुकता कर दूंगा। तेरा अकाउंट सीआईडी बंद करेगी। ये सर के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। नहीं अभिजीत, वो मुजरिम नहीं है, एक सीबीआई अफसर है। पिता के कर्ज को पूरा करना हर बेटे का धर्म होता है सर, और जो बेटा ऐसा करता है वही अच्छा बेटा कहलाता है, और वो हूं मैं। तुमने तो किया नहीं, मैंने लिया अपने पिता की मौत का बदला। देखो मोहित, तुम दोनों के पिताजी इंस्पेक्टर अधिराज एक नेक, ईमानदार और बहादुर इंस्पेक्टर थे। क्या लगता है तुम्हें, उन्हें तुम जैसे मुजरिम बेटे पर गर्व होगा या पंकज जैसे ईमानदार सीआईडी ऑफिसर पर? तो सच बात तो यह है कि पिताजी को हमेशा से इस पंकज पर गर्व था, और प्यार भी वो इससे ही ज्यादा करते थे। मुझे तो उन्होंने अनाथ आश्रम में डाल दिया था सर, ताकि उनके दूसरे परिवार पे कोई आंच ना आ सके। वो ये बात बताती तो हमारे पास आई क्यों नहीं? मैं तो भाई हूं तुम्हारा यार। हम दोनों मिलके पकड़ते विक्रम को, और कानून के रास्ते। नहीं चाहिए थी मुझे तुम्हारी मदद। हमारे पिताजी के कातिल को कैसे पकड़ना है और कैसे उससे बदला लेना है, ये सारी प्लानिंग मैंने कर रखी थी सर, बहुत सालों से। और यही कारण है कि मैं सीबीआई ऑफिसर बना, और ठीक हमारे पिताजी की तरह ही एक अंडरकवर ऑपरेशन पे गया उस विक्रम विजय के खिलाफ। लेकिन इस बार उसे सजा दिलवाने के लिए नहीं सर, बल्कि उसे खत्म करने के लिए।
एक सीबीआई ऑफिसर होकर भी तुमने जुर्म किया। तुम जैसे लोगों की वजह से ही लोग कानून पर विश्वास करने से कतराते हैं। इस काम में केतन ने तुम्हारी मदद की थी ना? हाँ सर, केतन भी मेरे पिताजी के साथ काम करता था। वो भी एक अंडरकवर कॉप था। उसी ने मुझे सब कुछ बताया और उसके बताने से ही मुझे पता चला कि बचपन में मेरा एक ऑपरेशन भी हुआ था। और जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारे खून में 2 डीएनए, एक तुम्हारा दूसरा मेरा, तो तुमने खून करके मुझे ही फंसा दिया। हाँ, और इसीलिए मैंने अपना खून बहाकर उस हथियार पे डाल दिया था और उसके बाद तुम्हारा हाथ काटा ताकि एक तीर से 2 निशाने लग जाए। मेरे दोनों दुश्मन, हमारे पिताजी का कातिल वो विक्रम विजय। हेलो कैलाश सर, सर मैंने विक्रम विजय के रूम में ऑडियो डिवाइस लगा दिया। और तुम, मुझसे इतनी नफरत क्यों है तुम्हें भाई? क्यों ना करो तुमसे नफरत? आज तक सब कुछ तो तुम्हें मिला है। हमारे पिताजी का नाम, उनका प्यार, उनकी इज्जत, सब कुछ। और दुख की बात तो यह है कि ये सब कुछ मिलने के बाद भी तुम्हें इतना सा भी होश नहीं था कि हमारे पिताजी का कातिल है कौन। अगर आज मैं नहीं होता तो हम दोनों के पिताजी का कातिल आज भी जिंदा होता और खुला घूम रहा होता। और तुम्हें क्या मिला हुआ है? जेल? और खून करके तुम्हारे पिताजी को क्या मिला मरने के बाद? शर्मिंदगी? सर एक बात पूछ सकता हूं आपसे? आप लोग मुझ तक पहुंचे कैसे? क्योंकि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी सारे सबूत पंकज के खिलाफ करने में। मोहित, हम जानते थे कि पंकज ऐसा कभी नहीं करेगा। और रही बात तुम तक पहुंचने की, जब हमें 2 डीएनए के बारे में पता चला तो हमने तुम्हारे पिताजी इंस्पेक्टर अधिराज का बैकग्राउंड चेक किया। उसमें हमें पता चला कि उनका और भी एक बेटा है, तुम। और फिर बस हमने उस बेटे की पूरी कुंडली निकाली, मतलब तुम्हारी। और फिर सारा मामला समझ में आ गया। बहुत गलत किया तुमने मोहित, बहुत गलत किया। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद उम्र कैद या फांसी। फ्रेडी, फ्रेडी सर, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरे लिए कड़वाहट है, मगर मुझे पता ही नहीं था कि मेरा कोई एक भाई है। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला, मगर तुम एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। I'll wait for you. पंकज, देखो, तुम्हारे में ये जो अच्छाई है ना, इसे कायम जिंदा रखना, कायम। वेलकम बैक टू सीआईडी। थैंक यू सर। सर, आई एम सॉरी सर, आप सही कह रहे थे। इमोशनल होके मैं कुछ जरूरत से ज्यादा ही बोल गया सर। आई एम सॉरी। देखो अभिजीत, तुम सब लोग मेरे लिए ना सिर्फ सीआईडी ऑफिसर्स हो, बल्कि मेरा गुरूर हो, मेरा आत्मविश्वास हो, मेरी ताकत हो। और एसीपी प्रद्युमन ने आज तक अपनी ताकत पर कभी शक नहीं किया और ना कभी करेगा। इम्तिहान की घड़ियां तो आती है और आती रहेंगी भी,
मगर फर्ज की राह पर चलते वक्त अगर अपने बेटे पर भी गोली चलाना क्यों न पड़े, हाथ कांपने नहीं चाहिए। कितना हुआ भैया? 7 रुपए। थैंक यू। छुट्टा नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तो आती रहती हूँ, नेक्स्ट टाइम। हाँ वो तो पता है। कोई सड़क पार करा दो, सड़क पार करनी है। आ जाइए, मैं आपको पार करवा देती हूँ, संभाल के। भगवान तुम्हारा भला करे, नहीं तो आज के जमाने में कौन किसकी मदद करता है। अब इतना भी कुछ नहीं कर दिया मैंने। 1 मिनट। हाँ, तुम ये ठहरो। आओ। राधिका, उठो राधिका, देखो तेरा बाबा आया है। साहब ये कैसे हो गया, कब हो गया? रात तक तो एकदम बिल्कुल ठीक थी मेरी बेटी। राधिका उठो। राधिका उठो बेटे, उठो। हम बाहर हैं। राधिका, राधिका उठो। देखो देखो मैं, राधिका उठो। डॉक्टर साहब, एक्चुअली हुआ क्या था? एक्सीडेंट। सुबह सुबह कार ने उड़ा दिया। जब तक लोग उसे यहां लेके आते मर चुकी थी। राघव को ले आओ। सर वो अंदर क्या हुआ? अजेंद्र सर। हाँ? ओह नो। डॉक्टर, He's dead. गर्दन बुरी तरह से टूट गई है सर। कातिल ने कोई मौका नहीं दिया। सर केवल 10 मिनट के लिए मैंने इसको अकेला यहाँ छोड़ा था। पता नहीं वो क्या गया इस 10 मिनट में सर। खूनी का कोई सुराग? नहीं सर, हम लोग तो बाहर ही थे सर, दरवाजा भी बंद था। न कोई अंदर से बाहर गया, न कोई बाहर से अंदर आया। ये कैसे हो सकता है? मान लिया कि खूनी अंदर यहाँ चुप कर बैठा था, तो
तो फिर वो ये सब करके बाहर गया कैसे, और वो भी 10 मिनट के अंदर अंदर? नहीं नहीं नहीं, एक बात बताओ, पूरे यकीन के साथ कह सकते हो तुम कि लाशों के अलावा अंदर कोई भी नहीं था? बिल्कुल सर, कोई नहीं था, क्योंकि कमरे से बाहर जाने के पहले मैंने खुद ही कमरे की तलाशी ली थी। ये लाशें तो खून कर नहीं सकती, तो फिर ये है कौन? है तो ये किसी इंसान का ही काम, पर खूनी छुपा कहाँ होगा? ये राघव था कौन? मैं एक मामूली चोर था, कल रात से ये लॉकअप में था। एक्सीडेंट में इसकी लड़की की मौत हो गई थी, इसलिए इसको यहाँ लेकर आया था मैं। यहाँ पे तो दरवाजा है? इस दूसरे दरवाजे के बारे में बताया क्यों नहीं हमें? इंस्पेक्टर साहब, ये दरवाजा सालों से बंद है, ये ना ही तो कभी खुला है ना ही इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट हम तो इसके बारे में भूल गए थे। तुम लोग भूल गए थे, लेकिन खूनी अच्छी तरह से इस दरवाजे के बारे में जानता था। चलो देखते हैं कहाँ लेके जाता है ये दरवाजा। सर ये जगह तो सचमुच काफी दिनों से बंद लगती है। सर, हाँ, ये देखिए, जूतों के निशान और ये स्टूल के निशान, लगता है कोई यहाँ पे बैठा हुआ था। सर, हाँ सर इस तरफ एक रास्ता जाता है। हाँ सर, यहाँ सिविल वर्क, ये प्लास्टिक का काम हुआ? हाँ हाँ, ये सीमेंट जो है गीला है, इस पे बिना कोई निशान के कोई यहाँ से जा नहीं सकता सर। और इतनी लंबी छलांग कोई लगा भी नहीं सकता। वही तो सर, ये भी तो हो सकता है कि कातिल ने किसी और रास्ते का इस्तेमाल किया। हाँ, पर कहाँ से? सर दरवाजा। सामने सिक्योरिटी केबिन है, यहाँ से निकलना तो मुश्किल लग रहा है। वही तो, गया कहाँ से होगा? सर ये कातिल ने काफी अच्छा प्लान बनाया था। अब सवाल ये है कि राघव जैसे मामूली चोर को मारने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग और इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? तो फिर क्यों? हाँ सर, राघव तो पुलिस कस्टडी में था, उसको मारने की प्लानिंग यहाँ पे की, हॉस्पिटल के मुर्दाघर में। और फिर कातिल को कैसे पता था कि उसकी बेटी का आज सुबह एक्सीडेंट होगा और उसकी बॉडी को यहाँ पे लेके आएंगे? गड़बड़ है अभिजीत, बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये राधिका और उसके बाप राघव की मौत के बीच में कोई ना कोई गहरा संबंध जरूर है। एक काम करो, इस राधिका का एक्सीडेंट और उसके बाप राघव का खून, इन दोनों के पीछे क्या राज छुपा है पता लगाओ। और अभिजीत, जरा देखो तो सही इस हॉस्पिटल में कि ये खूनी यहां से बाहर गया कैसे और कहां से। इस खिड़की से कातिल कूद के बाहर आया हो, ऐसा तो लग नहीं रहा। हाँ सर, क्योंकि यहाँ पर मट्टी तो गीली, अगर यहाँ से कूद कर बाहर आएगा तो कोई निशान होता, कुछ होता। वही तो। वहाँ मॉर्ग रूम के बाहर सीमेंट गीला है, वहाँ पे कोई निशान नहीं है। यही एक रास्ता है जहाँ से बाहर आ सकता है। यहाँ से वो बाहर आया नहीं तो फिर गया कहाँ से? पर सर, एक जीता जागता इंसान इस तरह हवा में गायब तो नहीं हो सकता। करेक्ट, जीता जागता इंसान नहीं हो सकता पूर्वी, लेकिन मुर्दा
सर ये फर्श पे जो कीटाणुनाशक केमिकल स्प्रे किया गया है उस पे जूतों के निशान है। यानी कातिल अगर राघव का खून करके इस दरवाजे से बाहर गया होगा तो उसके केमिकल वाले जूतों के निशान वहां भी होने चाहिए। यहाँ पे देखना। सर यहाँ पर जूतों के निशान तो हैं, लेकिन हमारे जूतों के निशान है ये जो प्लास्टिक कवर्स हमने पहन रखे हैं। इनके अलावा और कोई निशान नहीं है। दूसरे कोई निशान नहीं? ना। करेक्ट, वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। सर आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि कातिल इस दरवाजे से बाहर नहीं गया है। सर कातिल इस दरवाजे से बाहर नहीं गया, मेन डोर से बाहर नहीं गया, तो फिर बाहर गया कहाँ से? कातिल इस कमरे से बाहर नहीं गया है। ये कैसे हो सकता है सर? राघव की मौत के बाद ये कमरा मैंने चेक किया था। अगर राघव के अलावा यहाँ कोई और था तो ये सिर्फ 8 लाशें। एग्जैक्टली माई पॉइंट। 8 लाशें थी ना यहाँ पे, 8। सर आप कहना क्या चाहते हैं? राघव का खून किसी लाश ने किया है? हो सकता है। उन 8 लाशों में यहाँ पे सिर्फ 5 बची हैं। 3 लाशें उनके परिवार वाले लेके गए। जी सर। जो लाशें यहाँ से गई हैं उनकी सारी डिटेल्स मुझे चाहिए अभी। सर मुझे लगता है इस कातिल का राज इन्हीं 3 लाशों में छुपा हुआ है। वो एक्सीडेंट यहां पे हुआ था। उस चाय वाले से पूछते हैं, शायद उसने कुछ देखा हो। भाई साहब, आज सुबह यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, कुछ बता सकते हो उसके बारे में? साहब वो यहाँ पास में ही काम करती थी, उसका हर रोज हमारी दुकान पे चाय पीना फिक्स था। आज भी वो चाय पी के यहाँ से निकली ही थी कि ये एक्सीडेंट हो गया। साहब कुछ समझ में नहीं आया कि वो कार कहाँ से आई और कैसे उसे उड़ा दी। गाड़ी का नंबर देखा आपने? सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि नंबर नहीं देख पाया। अच्छा कौन सी गाड़ी थी वो देखा था? सफेद कलर की बड़ी सी गाड़ी थी। वो अकेली थी या उसके साथ कोई और भी था? यहाँ आई थी तो अकेली ही थी। नहीं सर, वो अकेली नहीं थी, उनके साथ एक और औरत थी जो कि देख नहीं सकती थी, और राधिका दीदी है ना उन्हें रोड क्रॉस करा रही थी जब उनका एक्सीडेंट हुआ। वो औरत देख नहीं सकती थी? तो उसे भी चोट लगी? कहाँ थी वो तो पता नहीं सर, एक्सीडेंट के बाद ही वो गायब हो गई। सर मुझे ऐसा लगा कि वो नाटक कर रही थी। पहले तो ठीक ठाक ही खड़ी थी, फिर दीदी को देख के उसने मदद मांगी। ऐसा लगता है कि वो औरत किसी तरह से राधिका को सड़क के बीच तक पहुंचाना चाहती थी, इसीलिए उसने उसके चाय पीने का इंतजार किया और सबको छोड़ के उसने उसी से मदद मांगी। राधिका उस औरत को लेकर डिवाइडर के पास पहुंची जहां से वो औरत गायब हो गई और फिर उस गाड़ी ने राधिका को उड़ा दिया। मतलब ये एक्सीडेंट नहीं है, खून है? फिलहाल तो ऐसे ही कुछ लगता है। मगर सर कोई राधिका का खून क्यों करेगा? वही तो पता करना है। राघव और राधिका इन दोनों की मौत की वजह कुछ समझ में नहीं आ रही। राघव, एक मिनट, ये राघव जेल में था और वहां उसे कोई मार नहीं सकता था, और राधिका को मार के राघव को वहां भेज दिया जहां उसकी हत्या की तैयारी कर रखी थी, मॉर्ग। एग्जैक्टली। लेकिन सर राघव तो एक मामूली सा चोर है, उसे मारने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग? फिर जरूर इस मामूली चोर के पास कुछ ऐसा था जो मामूली नहीं था। कल यहाँ ड्यूटी पे कौन था? मैं था सर, और मेरे साथ में ये 2 कांस्टेबल्स। हमें राघव की पूरी जानकारी चाहिए। वैसे ये बताइए कि उसे किस जुर्म के लिए गिरफ्तार किया था? हमने उसको गिरफ्तार नहीं किया था, बल्कि कल रात को खुद यहाँ आया था। हमने उसको गिरफ्तार नहीं किया था, बल्कि कल रात को खुद यहाँ आया था। खुद यहाँ आया था? मैं साहब से पैसे की बात करता हूँ, तू मुझे इन्फॉर्मेशन बता। चल बता। नहीं, अब अपन बड़े साहब को ही बताएगा। ये बता, साहब का है। अरे तुझे बताना यार। नहीं, साहब को ही बताएगा। खुशहाल, क्या बहसबाजी चल रही है ये? सलाम साहब। राघव तू यहाँ क्या कर रहा है? साहब राघव बोल रहा है कि बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन लाया है। अच्छा ठीक है, ले लो इससे इन्फॉर्मेशन। साहब लेकिन ये कीमत मांग रहा है। पुलिस के साथ करेगा तू सौदेबाजी? कीमत चाहिए?
खबर ही कुछ ऐसी है। ठीक है, कीमत देखे ले लो इन्फॉर्मेशन। साहब लेकिन बहुत बड़ी कीमत है इसकी। कीमत आप सुनेंगे ना तो आप भी चौंक जाएंगे। बता, क्या कीमत है तुम्हारे इन्फॉर्मेशन की? 3 करोड़। 3 करोड़? ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन थी उसके पास जो इतने पैसे मांग रहा था? पता नहीं सर, उसने बताया नहीं। हाँ, ये कह रहा था कि सैकड़ों लोगों की जान का सवाल है, लेकिन बताएगा तभी जब वो 3 करोड़ रुपए लेगा। सर, कल रात को मैंने उसे लॉकअप पे डाल दिया। सोचा कि मैं उसे से सुबह होते ही अपने तरीके से पूछताछ करूंगा, लेकिन तभी उसकी बेटी की हमें इंफॉर्मेशन मिली और हम लोग उसे लेकर मॉर्ग चले गए। सर, ऐसा कौन सा रास्ता उसके पास जिसके ऊपर सैकड़ों लोगों की जिंदगियां निर्भर थी और जिसकी वजह से उसकी और उसकी बेटी की हत्या हो गई? पहले तो हमें ये पता करना होगा कि ये राघव कल कहाँ गया था, किस किस से मिला था और पूरे दिन उसने किया क्या था। सर, दिन का तो पता नहीं, लेकिन कल रात को भी वो हमेशा की तरह नशे में ही था। हमें उसकी फाइल चाहिए। जी सर। ये आदमी यहाँ पे आता है, देखा है इसे? हाँ आता है सर, आप मैनेजर से पूछ लो। मैनेजर कहाँ है? ऊपर। मैनेजर? वो रहे मैनेजर। हम लोग सीआईडी से हैं। ये आदमी कल रात यहाँ पे आया था? साहब, ये तो राघव है, ये यहाँ हमेशा आता रहता है। ये आदमी कल रात यहाँ पे आया था क्या? हाँ साहब, कल रात ही आया था और कल करीब 11 बजे तक वो यहीं था। बर्ताव कैसा था उसका? हमेशा की तरह परेशान था साहब। परेशान था? कुछ बताया किस बात को लेकर परेशान है वो? जुआ खेल खेल के कर्जे में डूबा हुआ था साहब। हमारे यहाँ पे भी 5,000 की उधारी है। कल ही उसको बोला अगर पुराने पैसे नहीं दिए तो इधर कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा। तो उसने क्या बोला? बोला चुका देगा। कोई नया काम करने वाला था। नया काम? कौन सा काम? वो नहीं बताया साहब। ठीक है, थैंक यू। सर, ये राघव वैसा कौन सा काम करने वाला था जिससे उसके सारे कर्जे चुक जाते? और पुलिस स्टेशन में जाके बोल रहा था कि उसके पास एक खास इंफॉर्मेशन है। 3 करोड़ मांग रहा था उसके। जो भी हुआ है राघव के यहाँ से निकलने के बाद और पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले हुआ है। पता करते हैं कि राघव यहाँ से निकलने के बाद कहाँ गया था। अरे, ये आदमी को कल देखा था क्या आसपास यहाँ पे कहीं पे? हाँ साहब, जब यहाँ से निकला था तभी देखा था मैंने। उसके बाद कहाँ गया मालूम नहीं। तो यहाँ से वो पैदल गया था या फिर? साहब पैदल ही गया था, फुल टल्ली था और साहब उसी तरफ गया था वो। नशे की हालत में पैदल गया तो ज्यादा दूर तो नहीं गया होगा। चलो देखते हैं। थैंक यू। ठीक है साहब। देखा इसे? हाँ साहब, देखा है। आगे वाली जो गली है ना, उसी में आता जाता रहता है। एक मिनट, साधु को देखा? ये तो शिवा का रिश्तेदार है। कल रात नशे की हालत में जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था और शिवा शिवा चिल्ला रहा था। पूरे मोहल्ले को जगा दिया साहब। ये शिवा कहाँ रहता? कहाँ? सर, 3-4 घर आगे में एक लेफ्ट साइड में हरे रंग का दीवार है, वही उसका घर है। ताला लगा हुआ, खोलना पड़ेगा। पंकज, ये काम करो, आस पड़ोस पे कोई है क्या देखो, बुलाओ उसे। अरे इधर आना। ऐसा लगता है घर खाली करके भाग गया वो यहाँ से। कहाँ है ये शिवा? कहाँ है? सर, इसका तो कुछ ऐसा भरोसा नहीं रहता। वो कभी भी आता है, कभी भी जाता है। अच्छा, कोई आइडिया कहाँ मिलेगा ये? सर, वो चौल के पीछे उनके रिश्तेदार का घर है, वहाँ पे मिल सकता है। वहाँ पे उसका रोज का आना जाना है। ये घर है।
शिवा के रिश्तेदार हो? हाँ सर। आप लोग? ये शिवा यहाँ आता जाता है क्या? हाँ सर, कभी कभी। कभी कभी आ जाने वाला है? बोल नहीं सकते सर। बोल नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच। इस करण की लाश तो असली थी। अब बचे दो, टोनी और सुनील। अब इन्हीं में से कोई है जो इस डबल मर्डर का राज खोल सकता है। ये टोनी का डेथ सर्टिफिकेट दिया है डॉक्टर विक्रांत ने। इस विक्रांत के पास तुम जाओ, देखो टोनी के बारे में क्या बताते हैं, और मैं सुनील के बारे में पता करता हूँ। सर। रवि, रवि, दरवाजा खोल। आप कौन? CID। किधर भाग रहा है? साहब आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। देखो चुप। अब ये बता, उस रात जब राघव तुम्हारे घर आया था तो क्या हुआ था? साहब मैं राघव को लेके गया था मलाड के कमल सोसाइटी में। उसको हाथ साफ करना था तो वो एक घर में घुस गया अंदर, लेकिन मुझे नहीं पता वो किस घर में गया। मैं वहीं पर उसका मोटरसाइकिल पर इंतजार कर रहा था। अब कुछ देर बाद जब वो आया तो उसके होश उड़े हुए थे। बोल रहा था कि अंदर उसे कुछ मिला है। क्या मिला? उसको वहां पे बम। क्या? मैंने उसको बोला था कि ये बात हम लोग पुलिस को बता देते हैं, लेकिन साहब उसके मन में लालच आ गया और वो अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में लग गया। बस साहब, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम भाग क्यों रहे थे? सब वो राघव और उसकी बेटी का कत्ल का सुनकर मैं डर गया था। बस अपने और अपने परिवार की जान बचाने के लिए भाग रहा था। सर, शायद वो इसलिए पुलिस को कह रहा था कि सैकड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल है। और अगर सचमुच राघव को वहां पे बम मिला था तो ये तो बहुत खतरे की बात है। इससे पहले कि किसी और को बम मिले, हमें ढूंढना होगा इस बम को। कहाँ छोड़ा था तुमने राघव को? बताओ। मैं चल। कम इन। डॉक्टर विक्रांत? जी कहिए। जी मैं CID से हूँ। CID? बैठिए। नहीं ठीक है। ये टोनी का डेथ सर्टिफिकेट आप ही ने इशू किया था? जी मैंने इशू किया था। तो क्या ये टोनी सच में मर चुका था? ये किस तरह का सवाल पूछ रही हैं आप? ऑफ कोर्स मर चुका था, वरना मैं डेथ सर्टिफिकेट इशू क्यों करता? देखिए डॉक्टर साहब, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। ये भी तो हो सकता है कि आपसे कोई चूक हुई हो, वो जिंदा हुआ और फिर। मेरे 20 साल के करियर में आज तक किसी ने इस तरह का इल्जाम किसी ने नहीं लगाया। अच्छा डॉक्टर, क्या आप टोनी को पहले से जानते थे? जी नहीं, कल उसकी वाइफ उसे क्लिनिक पे लेके आई थी। दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई थी। हाँ मैडम, ये सच है, हमारी तरफ से कोई चूक नहीं हुई है। मैं कोई नौसिखिया डॉक्टर नहीं हूँ, 20 साल का तजुर्बा है मेरा। इंग्लैंड मेडिकल कॉलेज से मैंने डिग्री हासिल की है। आप समझ रही हैं? इंग्लैंड मेडिकल कॉलेज। और आप मेरी काबिलियत पर शक कर रही हैं? क्या मुझे जिंदा और मुर्दे में फर्क नहीं पता? आई एम सो सॉरी डॉक्टर साहब, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। अच्छा आप ये बताइए, उस लाश को लेकर कहाँ गए? कब्रिस्तान ले गए होंगे, और कहाँ जाएंगे? थैंक्स। हाँ पूर्वी, क्या पता चला? सर ये डॉक्टर विक्रांत जिन्होंने टोनी का डेथ सर्टिफिकेट इशू किया है, ये कुछ अजीब तरीके से बात कर रहे थे। कह रहे थे कि इन्होंने अपनी डिग्री इंग्लैंड मेडिकल कॉलेज से ली है। इंग्लैंड मेडिकल कॉलेज? हाँ सर। सर इस नाम का तो कोई कॉलेज है ही नहीं, मैंने इंटरनेट पे भी चेक किया है। फिर इन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा? मुझे लगता है पूर्वी वो कुछ छुपा रहा है। सर मुझे भी ऐसे लगता है। मैं काम करती हूँ, मैं पता करती हूँ सर। देखो ये मामला थोड़ा खतरनाक है, समझे? तुम अकेले कुछ मत करना, मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं भी आ रहा हूँ। ओके ठीक है सर।
शिवा ने कहा कि उसने राघव को यहीं छोड़ा था। यहीं आसपास कहीं पूछ लेते हैं। आप लोगों के जो भी सजेशंस हैं आप लोग हमें बता सकते हैं। लगता है कोई मीटिंग चल रही है अंदर। थोड़ा सा मेंटेनेंस बढ़ा लेते हैं। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से हैं। आप लोगों से कुछ पूछना है। राघव नाम है इसका। आप में से किसी ने इसे देखा है? जी नहीं सर। कल रात आप में से किसी के घर में चोरी हुई थी? वेल, आई डोंट थिंक सो। पर आप लोग एग्जैक्टली क्या ढूंढ रहे हैं? देखिए, हमें पक्की खबर मिली है कि इस आदमी ने आप लोगों में से किसी एक के घर में चोरी की। सर, अगर हमेशा किसी के घर में चोरी हुई होती तो क्या हमें पता नहीं होता? पता चलता, मगर आप लोग अगर झूठ बोलेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए हमें आप सब लोगों के घर की तलाशी लेनी होगी। नितिन जी, लेट्स कोऑपरेट विद द सीआईडी। सर, आपको तलाशी लेनी है, आप ले लीजिए तलाशी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लगता है तलाशी लेने का कोई फायदा नहीं है। बॉम्ब यहाँ से हटा दिया गया होगा। अब तक तो बॉम्ब टारगेट पे भी पहुंच गया होगा। पक्का इनमें से कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। एक काम करो, इन सब की कुंडली निकालो। बॉम्ब ना सही, बारूद या कोई और सुराग जरूर मिलना चाहिए। हमारे पास वक्त बहुत कम है, फटाफट करो। ताबूत, ये टोनी की लाश यहाँ पर। हाँ पंकज। सर, बॉम्ब का कुछ पता ही नहीं चल रहा सर। जितने भी लोगों पर हमें शक है ना, इन सबकी कुंडली अच्छी तरह से चेक करो, अच्छी तरह से। हाँ दे, मिलता है कुछ राघव के बारे में? सर, उसके केस फाइल से तो नहीं, पर पुलिस डेटाबेस से मिला है सर। अच्छा। कल रात किसी ने पुलिस डेटाबेस में सेंध मारी है सर। ये देखिए, रात 3:30 बजे सिस्टम के फायरवॉल 15 मिनट के लिए बंद हुआ है। मतलब सर, किसी ने सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश की है और कुछ फाइल्स खोली है। कौन सी फाइल्स? राघव के फिंगरप्रिंट्स है। राघव के फिंगरप्रिंट्स? राघव के फिंगरप्रिंट्स? पर क्यों? इसका तो एक ही मतलब हो सकता है दया, कि जो भी कोई है राघव को जानता नहीं था, इसलिए उसे जो राघव के फिंगरप्रिंट्स मिले थे उस बॉम्ब वाले घर में, वो फिंगरप्रिंट्स उसने पुलिस की डाटाबेस को हैक करके उसके फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करके देखा। राघव के बारे में उसे पूरी जानकारी मिली होगी। राघव दिखता कैसे है, राघव करता क्या है। वहीं पे उसे पता चला कि राघव जेल में सड़ रहा है। उसे किसी भी हालत में राघव को जेल से बाहर लाना था, इसलिए उसने राघव की बेचारी बच्ची, वो राधिका, उसका एक्सीडेंट करवा दिया। वो जानता था कि पुलिस वाले राघव को लेकर मॉर्ग में आएंगे, उसकी बेटी को दिखाने के लिए, अपनी बच्ची को देखने के लिए राघव जरूर आएगा। और बस मौका देखते ही राघव को मार डाला। मतलब दया, बहुत ही पहुंचे हुए लोग हैं ये, बड़े खतरनाक लोग हैं जो पुलिस डाटाबेस को भी हैक कर सकते हैं। बस सर, एक बार ये पता चल जाए कि मॉर्ग में राघव का खून किया किसने है तो। हाँ जी बोलो।
पूर्वी किसी बड़े खतरे में है। उसका फोन नहीं लग रहा है, उसको ढूंढना होगा। क्या? ठीक है, हम लोग उसका मोबाइल ट्रैक करके पहुंचते हैं। ओके ओके। या क्या हुआ? पूर्वी खतरे में है सर। लोकेशन तो यही बता रहा है। चलो। सर, दरवाजा तो खुला है। चलो। वहां तो कोई भी नहीं है। तो कोई आ रहा। जी तुम? मैं पूर्वी का मोबाइल ट्रैक करके यहाँ पर आया हूँ। पूर्वी कहाँ है? पूर्वी तो पूर्वी? ओह नो। पूर्वी! 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 सर, उसके गले पे निशान देखिए सर। ऐसा लग रहा है किसी ने गला दबाया है। नसें धीमी चल रही है सर। पूर्वी! 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 पूर्वी, क्या हुआ? किसने किया ये सब? हैं? सर वो टोनी। टोनी? टोनी जिंदा यहीं कहीं है सर। पंकज, देखो जरा। रेडी? पूर्वी को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ, समझे? मेरे पति। घबराइए मत, हम लोग सीआईडी से हैं। संभाल के। आइए। कौन है आप? मैं डॉक्टर विक्रांत। उन लोगों ने जबरदस्ती मुझसे सर्टिफिकेट बनाया था। मेरी पत्नी उनकी गिरफ्त में थी। इसकी जान को खतरा था। क्या चक्कर है ये सब? है? अभी तक तो लाश झूठी थी। अगर जल्दी मुंह नहीं खोला ना, तुम दोनों को जिंदा दफन कर दूंगा। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ। अंधे होने का नाटक किया तुमने ताकि ये टोनी राधिका को कुचल सके। बॉस, पूरी कैसी? स्टेबल, ऑब्जर्वेशन में हॉस्पिटल में। गुड। राधिका के कत्ल की पहली तो समझ आ गई। अब ये बताओ कि राघव को कैसे मारा तुमने? उस मॉर्ग में कैसे घुसे तुम? और लाश बनने की एक्टिंग कैसे की थी? एक्टिंग नहीं थी दया, ये वाकई में मर गया था। क्या? क्यों टोनी, ठीक कह रहा हूं ना? पहले तुम मर गए, फिर जिंदा होकर के तुमने राघव का खून कर दिया, राइट? सर तू क्या कह रहा है? पहले जिंदा था, फिर मर गया, फिर जिंदा हो गया। मैं ठीक कह रहा हूं बॉस। पूर्वी का गला दबाते वक्त इसके हाथों से कुछ केमिकल्स पूर्वी की गर्दन पे लग गए। मैंने उन्हें टेस्ट किया। वो एक किस्म का टॉक्सिन है जो बहुत ही रेयर, दुर्लभ समुद्री मछली के अंदर पाया जाता है। ये समुद्री मछली अपनी जान बचाने के लिए इस टॉक्सिन का इस्तेमाल करती है। ऐसा लगता है जैसे मछली कुछ देर के लिए मर गई है, इसलिए बच जाती है। इसने भी उसी टॉक्सिन का इस्तेमाल किया। ये भी कुछ देर के लिए मर गया। और ये टॉक्सिन इतना कमाल का होता है कि कोई इसे पकड़ नहीं सकता है।
आपकी हार्ट बीट्स एकदम खत्म हो जाती है। लगता है जैसे इंसान वाकई में मर गया। यही इसने किया, पहले मरा और फिर बाद में जिंदा होकर के इसने राघव का खून कर दिया। क्यों? करेक्ट? करेक्ट है सर। तुमने उन दोनों को मारा क्यों? मुझे पैसे मिले थे सर। इंटरनेट से किसी ने मुझे हायर किया था राघव और राधिका को मारने के लिए। बॉम्ब कहाँ है? बॉम्ब कहाँ है मुझे नहीं पता सर। किसने हायर किया था तुम्हें? मैं उससे पहले कभी नहीं मिला सर। उसने मुझे एक बिल्डिंग की रेकी करने को कहा था जिसे वो उड़ाना चाहता है। कौन सी बिल्डिंग? डीटी फार्मा कंपनी लिमिटेड। सुनो भाई, ये देखो, इनमें से कोई आदमी यहाँ पे आया हुआ है? ये पार्किंग लॉट में गया है सर। सर, ये पार्किंग लॉट तो बहुत बड़ा है सर। बॉम्ब ढूंढते ढूंढते तो घंटों लग जाएंगे। और अगर यहाँ पे ब्लास्ट हुआ सर तो काफी लोगों की जानी जा सकती है। लेकिन वो बॉम्ब है कहाँ? जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा उसे। एक काम करो पंकज, फ्रेडी, तुम लोग इस तरफ जाओ, हम लोग इस तरफ देखते हैं। अच्छी तरह से देखो। सीआईडी आगे मत बढ़ना कोई भी। ठीक है डाल दूंगा। नहीं छोड़ूंगा मैं। जितेन, पकड़ो। खेल खत्म। बताओ नितिन, क्यों उड़ाना चाहते थे बॉम्ब से इस बिल्डिंग को? बिल्डिंग नहीं, कंपनी है ये। ख्वाब है मेरा, मेहनत है मेरी। इसे मैंने जमीन से लेकर ऊपर आसमान तक उठाया है। खून पसीना लगा है मेरा इसमें। इन लोगों ने मेरा एहसान मानने के बजाय मुझे बाहर कर दिया। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैंने बनाया उन्हें, मैंने, और उन्होंने मुझे ही फायर कर दिया। कहीं का नहीं छोड़ा। बदला तो बनता है ना। कुछ लोगों से बदला लेने के लिए तुमने इस पूरी बिल्डिंग को उड़ाने का प्लान बनाया? हाँ? इस बिल्डिंग में जो सैकड़ों मासूम लोग हैं, उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? राघव और उसकी बेटी की जान ले ली तुमने, और तो इस बिल्डिंग को भी बॉम्ब से उड़ाने का प्लान बनाया। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी।